सतीश जी, जानकारी नहीं है, बताना नहीं चाहते। आप बीजेपी में नेता बनने आए थे और क्या बन गए? लोगों को आपने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सभी सरकारी योजनाओं को बाउंड करके लाइनों में लगा के इसकी नीड कहाँ पड़ी? डिजिटल थी कहाँ हमारी सरकार से पहले। आप आंकड़ों के साथ डालते हैं कि आज मेरे पास 100 लोग आए या 150 लोग आए। अगर ये इतनी क्रांति होती तो वो आपके दरवाजे क्यों आते थे? किसी काम को शुरू करने के लिए उसमें गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है? कोई बच्चा फॉर्म भी भरता है तो फैमिली आईडी मैंडेटरी कर दी। हमने ये लोगों के फायदे के लिए किया है। सरकार के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं है। आम जन जो इस डाटा को लेकर चिंतित रहता है कि उसको लेकर आपके क्या पैरामीटर? परिवार पहचान पत्र का डाटा व्यक्ति के अपने कौन सिस्टम पर। पेंशन काफी लोगों की बंद हो गई है। किसी की नहीं। शुरू में इस तरह के प्रचार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कराए। सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ, कुछ तो आपको तय करना पड़ेगा तय के लिए। तो वो तय आप संकल्प पत्र में कर लेते हैं। प्रॉपर्टी आई एक ऐसी कंपनी को काम दिया गया जो पैसा लेके खुद निकल लिए और बाद में लोगों को लाइनों में लगा दिया। तो मुझे इसकी पूरी जानकारी है। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो एक आम जन की समस्याओं से जो है रोजाना रूबरू होना, उनकी समस्याओं का निवारण करना और सरकार की ये समझ ले हम कि रीढ़ की हड्डी की तरह जो वो है, क्योंकि सरकार जो अपनी समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए उनकी नियुक्ति की है। और ये नियुक्ति परिवार पहचान पत्र के जो सभी काम हैं, जो योजना है जो हरियाणा सरकार ने चलाई है, उसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर सतीश खोला जी। और सतीश खोला जी, आपका स्वागत है न्यूज टाइम में। आप आए। आप लंबे टाइम से जो है भाजपा में भी सक्रिय हैं और अब परिवार पहचान पत्र में स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने योजना शुरू की और अब आप इसे बारीकी से समझ भी रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आम जन को? आप ये जरा बता पाए कि इसकी क्या नीड थी कि ये 2020 में जो है शुरू करनी पड़ी? वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा है जी, परिवार को संगठित करना, परिवार को बलिगुलित करना, परिवार को आगे बढ़ाना और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। उसको लेकर के माननीय मनोहर लाल जी की ये सोच थी। ये परिवार पहचान पत्र जो भी कोई आज है वो माननीय मनोहर लाल जी की देन है। जैसे यूनिक आईडी आधार कार्ड है, ऐसे ही वो इंडिविजुअल का है। परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार का है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई। वो पूरा परिवार जो रखना चाहते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन उसको और महत्व देने के लिए इसकी जरूरत थी। बाद में इन सारी चीजों को जोड़ा और आज जैसे आधार कार्ड दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने भी परिवार पहचान पत्र की तारीफ की है। और जैसे हरियाणा में अब 100% ये लागू हो गया है, ऐसे ही अन्य प्रदेश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हमारे से भी कुछ मदद दूसरे प्रदेशों में मांगी है, जिनको हमने दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण इकाई बन गया है। खोला साहब, अभी ये समझाने में शायद अभी कामयाब नहीं हो पाए कि इसकी नीड क्या थी। प्रदेश का डाटा आपके पास है, बर्थ से लेके डेथ तक आपके पास है, राशन कार्ड आपके पास है, वोट आपके पास है। लोगों को आपने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सभी सरकारी योजनाओं को बाउंड करके लाइनों में लगा दिया। इसकी नीड कहाँ पड़ी? क्या जरूरत थी? राशन कार्ड कहाँ फाउंड है? राशन कार्ड मैनुअल थे। आपकी सरकार को बने 15 साल 10 साल से ज्यादा हो गए। देखिए, कोई भी चीज डिजिटल थी कहाँ हमारी सरकार से पहले। हमने की ये सारी चीजें, लेकिन डिजिटल के नाम पे प्रदेश की जनता को लाइनों में लगा दिया। लाइनों में कहाँ लगाया? आप देखिए, आज आपको कोई चीज बनानी है, डोमिसाइल बनानी है, 5 यूनिट बनती है। बैकवर्ड सर्टिफिकेट निकालो, जाति प्रमाण पत्र निकालो, किसी योजना का विवाह शगुन योजना का फॉर्म भरिए, आप 2 मिनट बनती है। आप मानते हैं कि उनके नाम पे आज भी दलाली है? कोई देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनती थी?
2000 जब हमारी सरकार आई है 14 से पहले कैसे बनती थी, आज मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनती है, 5 मिनट में बनती है। इन सारी चीजों पर समय लोगों का खत्म करने के लिए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म करने के लिए, आम व्यक्ति जो इस समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसको सरकारी दफ्तर में जाने का बहुत मुश्किल होती है, उसको हमने डिजिटल सर्विस दी। आपके मोबाइल फोन से सारी चीजें, मेरा परिवार को आप लॉगिन करिए, सारी चीजों को खोलिए, तुरंत आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैं अच्छी लोगों बात की है। सहूलियत के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, लोगों की सहूलियत के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, लोगों का समय बचाने के लिए, और डिजिटली जो है अभी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मनोहर लाल जी की सोच थी, जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। सर, तारीफें आपकी मजबूरी हो सकती है। 60% हरियाणा जो है वो रूरल में बसता है, गांवों के लोग हैं, और योजना किसी शहरी के लिए नहीं है। ज्यादातर योजनाएं जो है वो ग्रास रूट पे गाँव से जुड़ी होती है। और वहाँ जब भी कोई आदमी किसी योजना के लिए जाता है, आपने जो अटल सेवा केंद्र खोले, वहाँ एक ही बहाना होता है कि आज सिस्टम नहीं चल रहा है, आज जो है साइट नहीं चल रही है। इस फोन ये आपको आम आदमी के पास मिलेगा, एक मजदूर के पास मिलेगा, एक किसान के पास मिलेगा, एक इंजीनियर के पास मिलेगा, स्टूडेंट के पास मिलेगा। करना कितने लोगों को आता है सतीश जी? हम सिखा रहे हैं ना, यही तो बात। देखिए, क्रांति लेके आए हैं। मनोहर लाल जी की सोच क्या थी? आम व्यक्ति को डिजिटल क्रांति से जोड़ना। उस क्रांति को जोड़ने के लिए शुरुआत में ये बात ठीक है कि भाजपा ब्रांडिंग अच्छी करती है कि उससे पहले देश में कुछ नहीं था कि आप ही लेके आएंगे क्रांति। भाजपा ब्रांडिंग नहीं, भाजपा इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा करती है। आपने भी कहा कि हम जो है ये क्रांति लेके आए हैं। किस तरह की क्रांति है कि जो लोग अपना काम छोड़ के लाइनों में खड़े हैं? किसी भी ऑन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे कम समय लगे, उसकी क्रांति लेकर के आए हैं, जिसको हमने धरातल पर उतारा। आप रेवाड़ी में कोऑर्डिनेटर के नाते कुछ डे आपके फिक्स हैं, और आपके पास आप खुद जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और अच्छी बात है, एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी आपका काम देख रही है। आप आंकड़ों के साथ डालते हैं कि आज मेरे पास 100 लोग आए, आज 150 लोग आए, आज मैंने इन लोगों की समस्याएं हल की। अगर ये इतनी क्रांति होती तो वो आपके दरवाजे क्यों आते? वो अपने घर बैठे इन समस्याओं का हल कर लेते। शुरू में जब आधार कार्ड में, मेरे ही खुद के आधार कार्ड में मेरी धर्मपत्नी की फोटो लगी हुई थी। किसी काम को शुरू करने के लिए उसमें गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, ना तो बनवाने वाला इतना गंभीर होता है, बनाने वाला इतना गंभीर होता है। तो आप मानते हैं कि सरकार गंभीर नहीं थी? थी ना। मैं कहता हूँ शुरू में कोई चीज होती है, जो सरकार किसी की थी, हमारे से पहले किसी की सरकार रही, मैं जनरल सरकार की बात करता हूँ। हमने जब इस योजना को शुरू किया तो शुरू में जो, क्योंकि मीडिएशन हमने कोई थर्ड एजेंसी भी इसमें हायर की नहीं, हमने तो सारा हमारा इन हाउस सारा सिस्टम रहा, लोगों को ट्रेन किया, उनसे काम शुरू किया, गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने में सबसे कम समय लगा। और आज मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, आज हरियाणा में 76,56,397 परिवार फैमिली आईडी के साथ जुड़े, जिनकी संख्या 2,92,30,780 जो अभी का डाटा है। इसमें से 99,778 सिंगल लोग जो अपने आप को परिवार कहते हैं। ये सारी चीज ये बाद में आपने इम्प्लीमेंट किया, पहले सिंगल आदमी की शायद फैमिली आईडी नहीं बनती थी। शुरू से रही है। देखिए, इसका प्रचार गलत हो सकता है, जो व्यक्ति सिंगल है वो सिंगल आएंगे इस पे भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। परिवार देखिए, किसी ने जानबूझ करके अपने आप को सिंगल दिखाने की कोशिश की, वो ताज भी नहीं है। सतीश भाई, ये क्या सच नहीं है कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले थे, जब आपने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें नियम और शर्तें जो नीचे डॉट लगाते हैं, वो स्टार जो है बहुत नीचे और बारीक लगे हुए थे, और बाद में इस तरह की ये जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो आपने जो भी योजनाएं इस तरह की लाए, उन पे कैप लगाने के लिए कि ज्यादा जो है लाभ ना ले सके लोग, और अंदरूनी रूप से सरकार को ज्यादा जो है खर्चा वहन ना करना पड़े, इस तरह से ये चीजें लागू की गई। आप दूसरी बात कह रहे हो, कल विधानसभा में कोई एक कांग्रेस का विधायक उठा रहा था कि आपने तो टीले गाड़ी सबसे ज्यादा बना दिया, आपने तो योजनाओं का लाभ ही सबसे ज्यादा दे दिया, आप तो बात उल्टी कर रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि 100% डिजर्विंग कैंडिडेट, डिजर्विंग फैमिली इसका लाभ ले, और उस पर हम 100% कामयाब हुए। 100% नहीं, कैसे कामयाब हुए आप बताइए ना, कि उस पैरामीटर आपके सतीश गोला की वार्षिक आय क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, सिर्फ उसने अपने मन घड़ंत तरीके से जो दर्ज करवा दी, वो उसको वेरिफिकेशन का तरीका क्या है? आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। फैमिली आईडी वांछित डॉक्यूमेंट,
इट्स नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। आपको बनवाना है, सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आप बनवाइए, मत बनवाइए। अरे आपने तो इतने सारे बाउंडेशन लगा दी कि अगर बाउंडेशन फैमिली कहाँ है? आईडी कोई बच्चा फॉर्म भी भरता है तो फैमिली आईडी मैंडेटरी कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ सर, देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम में तो लेके आना पड़ेगा। अब आप आपने ऑप्शनल क्यों कह रहे हैं सर? देखिए, मत बनवाइए ना, मत लीजिए लाभ, नहीं लेना चाहते तो मत बनवाइए। लेकिन आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेके परचेजिंग से लेके प्रॉपर्टी खरीदने से लेके आपको अब मेरा पैसा सरकार की योजनाओं का लाभ लेना सर, है, अगर आपका टैक्स बेनिफिट लेना सतीश है, भाई जी, आपको सब्सिडी लेनी है, आपको अपना कार्ड बनवाना है, आपको सतीश खोला जी, मुझे ये बताइए, मैं अगर एम्प्लॉइज हूँ और मैं अब टैक्स पेयर हूँ सरकार का और मैं कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूँ तो क्यों मैंडेटरी है फैमिली आईडी? क्यों? मेरा पैसा है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं। देखिए पैसा आप जो मैंने इनकम टैक्स में उसकी डिटेल दी है आपको। ठीक है, लेकिन देखिए आप दूसरी चीज कह रहे हैं, इनकम टैक्स में डिटेल दी है वो अलग चीज है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना। आपने आईटीआर भरी, वो तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी जानकारी कहाँ है? उसकी जानकारी वो आपके लिए है, हमने ये लोगों के फायदे के लिए किया है। कौन सा फायदा है वो? सिर्फ बहुत सारे फायदे हैं। सरकार के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं है सिवाय परेशानी सरकार के। को इससे क्या फायदा हुआ? सरकार को ये सरकार फायदा ने है कि तो- जो आम सरकार ने पूरा आदमी समय लगाया। पहले की सरकारों में डायरेक्ट लाभ ले रहा था, उनको कैप लगा के 1,80,000 3,80,000 जो लोगों की संख्या है वो उसमें कितने- पेंशन काटने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, काम रोकने के लिए। आप हमारी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार कहती थी कि जिस परिवार की आमदनी, पति पत्नी की आमदनी 2 लाख रुपए है उसको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। कहाँ आंकड़ा तय किया हम लोगों ने? लेकिन काटने के आंकड़े इतने तो नहीं आए जितने अब आ रहे हैं। उनके समय में बड़ी बड़ी कोठियों पे उन्होंने किया, उन्होंने पहले बीपीएल कार्ड बनाए, फिर उसी किसके बनाए कैसे बनाए वो तो वो देखेंगे, वो बड़ी बड़ी कोठियों के बने। उन्होंने फिर उस पर लिखा कि मैं गरीब परिवार हूँ, बड़ी बड़ी कोठियों पर जाकर के उसको 3 रंगों में लिख दिया। ये तो उनका ही काम था, हम तो ऐसा कर नहीं रहे। आपकी सरकार में फिर गरीबों की संख्या क्यों बढ़ गई? गरीबों की संख्या हमारी पहले गरीबी रेखा का पैमाना 1 लाख, जिस परिवार की आमदनी 1,20,000 सालाना है वो गरीब कहा जाता था, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया। लेकिन दूसरा पूरी बात जी पूरी बात सुनिए। दूसरा, हमने प्रधानमंत्री जी की योजना है एक देश एक राशन कार्ड, जो अप्रवासी लोग अप्रवासी हरियाणवी, जैसे आप मेजर सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे, वो बाहर के लोग आए यहाँ रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं, उनको भी राशन कार्ड की फैसिलिटी थी है, हमने उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाए, गरीबी रेखा का पैमाना बढ़ाया, हमने एक देश एक राशन कार्ड में 100% लोगों को इसमें लाभार्थी बनाया। इस वजह से इसकी संख्या बढ़ी। और जो उन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में कितने तरह के राशन कार्ड थे, बीपीएल कार्ड के कितने प्रकार थे, एक पीला कार्ड होता था, एक गुलाबी कार्ड कहते थे उसको। लेकिन अभी राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? बन रहे ना, कैसे नहीं बन रहे? ऑटोमेटिक बन रहे हैं, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा, उनका एक अदर प्रायोरिटी हाउस के नाम से एक कार्ड था। वो क्या कार्ड था ना, जब उसकी काउंटिंग होती थी तो पीला कार्ड है नहीं जी, वो तो ओपीएच कार्ड है, लेकिन वो उन गरीब लोगों को बहकाने के लिए ओपीएच की, आप महिला को घर का प्रधान बनाइए, आपको ओपीएच कार्ड बनाएंगे, वो किसी कंसिडरेशन में नहीं थे। उन सब टोटल की संख्या जब आप करेंगे तो आज की संख्या भी लगभग उसके बराबर है। 2-3 लाख जनसंख्या बढ़ी है, बाहर के लोग आए हैं, उनको एक देश एक राशन कार्ड हम दे रहे हैं, गरीबी रेखा का पैमाना हमने आमदनी का बढ़ाया है। उन सारी चीजों को घटा करके जब देखेंगे, आप पूरी सुनिए, घटा करके देखेंगे तो आज भी हमारी संख्या उनकी संख्या से कम है। जो पॉपुलेशन बढ़ी है उनको आप गरीबी रेखा से कैसे जोड़ रहे हैं? आपकी सरकार को जुम्मा 10-12 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या वो जो 10-12 साल का बच्चा था वो अपनी फैमिली को बढ़ाने में लग गया और वो गरीबी रेखा में काउंट हो गया? हाउ कैन पॉसिबल? जो लोग अप्रवासी हरियाणवी हैं, जो मजदूरी करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, मेरा ये कहना है। वो लोग यहाँ के पात्र कैसे होंगे? हाँ, यहाँ की योजनाओं के पात्र कैसे होंगे? एक देश एक राशन कार्ड में उनको हमने देना है, वो हम दे रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ दे रहे हैं। और हमारा ये वादा है कि कोई भी अंत्योदय की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए, वो चाहे हरियाणा का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, हमारे पास आकर के मजदूरी कर रहा है तो हम उसको राशन देंगे। इसलिए विपक्ष है कि जितना ही हम उससे कोई चिंता करने वाले नहीं।
आपने राशन तो कोरोना में भी दिया था, आम जन अगर हेल्प में नहीं आते बहुत तो सारी वो चीजें लोग दी भूखे थी। मर रहे थे। कोरोना में हमने बहुत सारी चीजें दी हैं, उनकी अगर मैं गिनती करूँ तो आपका समय कम हो जाएगा। ये बात ठीक है कि सरकारी योजनाओं को प्रॉपर्टी जो है पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया, और लोग जो है आए दिन जो है इसे दुरुस्त करवाने में, आय बढ़वाने में, लोगों को बढ़वाने में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं या अटल सेवा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, ये उसका सबसे पहला कदम है। आप जो विकसित देश है वहां पर आप जाएंगे, अमेरिका दूसरे प्रदेशों में जाकर के देखोगे तो वहां एक व्यक्ति का डिजिटल डॉक्यूमेंट परफेक्ट है। मेरा नाम सतीश खोड़ा है, मेरे कागजों में सतीश कुमार है, मेरे बच्चों के आधार कार्ड में मेरा नाम सतीश यादव लिखा हुआ है। और किसी भी स्टेट को ऊपर लेकर के जाएंगे, मिसमैच हो गया, वो विकसित देश के वो थोड़ी है। हमने आज परेशानी किसी को हो सकती है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए भी हमारे अधिकारी कर्मचारी दिन रात एक लेकिन वो परेशानी पैदा करने वाले कौन है? पैदा सतीश नहीं, जी, किसी एक स्टेज पर तो आकर के आपने उनको ठीक करना था। मैं तो ये ऐसे पूछना ऐसे चाहता हूँ लट के लट मारने वाली बात देखिए, थोड़ी। जो फैमिली आइडिया बनी उसी में जो है डाटा मिसमैच हो गया, फैमिली आईडी के जो नाम दर्ज होने थे किसी कैंडिडेट व्यक्ति के ने वो ठीक नहीं आपकी हुए। पुरानी बात है, किसी ने कहा मैं ये परिवार बनाना चाहता हूँ, हमने उनको माना। किसी ने कहा कि मेरी तो आमदनी ये है, हमने उसको अपने तंत्र से उसको वेरीफाई किया। वो तंत्र समझाइए ना, क्या तंत्र था? आपकी कौन सी चीज पूछना चाहते हैं आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए यस, कोई भी क्या पैरामीटर्स हैं कि उसकी आय का आप वेरिफिकेशन कैसे कर पाए? फिजिकल वेरिफिकेशन है। देखिए, कोई किसी व्यक्ति ने अपनी फैमिली आईडी बनाई, उसने कहा मेरे परिवार के 4 आदमी, वो कंप्लीट उसका अपना डॉक्यूमेंट है, कौन क्या करता है, कोई हाउस वाइफ है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई है, अदर लेबर है, सब कुछ उसके अनुसार लिखा जाता है। स्टूडेंट है, उसके बाद उसकी आधार कार्ड कंपल्सरी है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो हमारी फैमिली आईडी का हिस्सा नहीं हो सकता। मस्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आधार कार्ड आपके अंगूठे के साथ जुड़ा है। अंगूठा का जो निशान है, कहते हैं आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो तो कभी भी आप कहीं भी रहेंगे तो चेंज करवा सकते हैं, ऐसे फैमिली आईडी का चेंज हो सकता है। तो बाहर वाले लोग यहाँ की योजनाओं का लाभ लेंगे फिर? नहीं, योजनाओं का लाभ के लिए चेक लगा हुआ है, राशन ही दे रहे हैं अभी तो। बाकी उसको हरियाणा का स्थायी नागरिक होने के लिए तो जो बाकी की शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। आमदनी के लिए आपने डिक्लेयर की मेरी आमदनी इतनी, उसके बाद में हमारी एक लोकल कमेटी है जो 3 लोगों की, जिसमें उस जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहां का एक वॉलंटियर है, वहां का एक सोशल वर्कर है, उसी क्षेत्र में वो सोशल वर्कर और वॉलंटियर भाजपा के हैं? नहीं, भाजपा के। उनके चुनने की क्या पैरामीटर्स है कि वो कौन लोग होंगे? सब आपस का तय किया हुआ, वहीं के लोग। एक गांव में, आप जिस गांव में रहते हैं वहां आपको पता है सोशल वर्कर कितने लोग हैं सर, लेकिन आपको भी पता है गांव में जो है डिफरेंसेस होते हैं, छोटे चुनाव में डिफरेंसेस होते हैं, और वहाँ देखिए जो है चुनाव को इससे नहीं जोड़ेंगे। फैमिली आईडी में कोई भी राजनीति, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का आप चैलेंज आप करें तो आप लेकर के आइए। कोई आदमी ये कह दे कि फैमिली आईडी को बढ़ाने में, उसको वेरिफिकेशन करने में किसी ने पार्टी पॉलिटिक्स की, उसका मैं जिम्मेदार हूँ, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत दूरदर्शी सोच माननीय मनोहर लाल जी की, और आज नायब सैनी ने जो उसको और आगे बढ़ाया, लोकल कमेटी को वेरीफाई करती है। उसके बाद वो अगर वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो अपने फोन से ही, जो आप कहते हो कि ग्रीवेंसेस लगी हुई है, खुद के डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन करने में अगर कहीं कोई डिफरेंस आया है तो व्यक्ति अपील कर सकता है। अपील करने के लिए जगह जगह हमने सिस्टम बनाए हैं। हर गांव में, हर सिस्टम है वो, हर वार्ड में, हर गांव में एक पंचायत लेवल ऑपरेटर भी हमने अपॉइंट कर दिए हैं, जो उसी लगभग उसी गांव का, आसपास के गांव का रहने वाला है। उसके पास जाकर के, जैसे रिवेन्यू में पटवारी होता है, ऐसे ही सीपीएलओ कहते हैं उनको, सीपीएलओ के पास जाकर के अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं, अपने फोन से भी कर सकते हैं, जो सीएससी सेंटर खुले हुए हैं उनसे भी कर सकते हैं, और भी दूसरे सिटीजन आईडी अपनी कोई दूसरा व्यक्ति जिसको फोन चलाना आता है उससे भी जनरेट करके वो अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। लोकल कमेटी से कोई भी नागरिक अगर संतुष्ट नहीं है तो उसी के ऊपर एक हमने सेक्टर कमेटी बना रखी है, जो 3-3, 4-4, 5-5 गाँव के, ये कंप्लीट बूथ लेवल पर है। एलसी कोड, जैसे बूथ आप विधानसभा गुड़गांव का आप बूथ नंबर 110, तो वो हमारी मान लो 75 नंबर विधानसभा है तो 75001 वो हमारा एक एलसी कोड है। तो बिल्कुल इसको बूथ के ऊपर करिए। आप पूरी सुनिए ना, अब तो सवाल नहीं, आप जवाब भी सुनिए कि उस बूथ माइक्रो मैनेजमेंट
इसकी पूरी गहराई में जाइए कि हमने इसको राजनीति से नहीं जोड़ना, हमने इसकी लोकल कमेटी बनाई, बिल्कुल बूथ स्तर पर। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें एक ही बूथ हो, लगभग 2 बूथ, ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें एक बूथ हो, 2, 3, 5 ऐसे बूथ होंगे। उस बूथ के ऊपर वो कमेटी बनी हुई है जिसके ऊपर ये सारे कर्मचारी काम करते हैं। और उसके बाद भी कोई लोकल कमेटी से संतुष्ट नहीं है तो वो केस सेक्टर कमेटी में जाता है, और सेक्टर कमेटी में भी कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो सेकंड सेक्टर कमेटी में जाता है। उसके बाद इतनी जानकारी इसके बाद- लोगों को है ही नहीं है ना, दरअसल। है ना, कैसे आप इसमें पढ़ना नहीं जा रही इसकी। आप चलिए ना किसी के पास, आप मेरे साथ चलिए फील्ड में, आपको देखें एक एक व्यक्ति को जानकारी है। अगर ये सीखने जानकारी लो। होती तो आपके दरवाजे पर रोज सैकड़ों लोग नहीं आते। देखिए दरवाजे पर क्या कोई फैमिली आईडी के लिए थोड़ी आते हैं। मैं इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पिछले 11 साल से मेरी सरकार है। आप बीजेपी में नेता बनने आए थे और ये क्या बन गए? मेरी राजनीतिक शुरुआत हजका से हुई थी, कुलदीप आएंगे सिंह उस पर भी आएंगे। खोला साहब, प्रॉपर्टी आईडी के डाटा को लेकर बड़ी शंका प्रदेश के लोगों में है, तो आप बेहतर ढंग से बताइए, क्योंकि डाटा एक्सेस सरकार के पास है, सरकार भाजपा की और आगे किसी और दल की भी आ सकती है, तो इस डाटा की सुरक्षा को लेके आप प्रदेश की आमजन को क्या कहना चाहेंगे? माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति की वो इधर ना रहे, और जिसके पास है उसकी सारा सरलीकरण प्रॉपर हो, उसकी शुरू से ओनरशिप टाइटल से लेकर के उसका प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद उसकी ट्रांसफर पॉलिसी, रजिस्ट्री पॉलिसी, वो सारी चीजें उसको लेकर के है, वो बनाया है। उसमें काफी सारी चीजें लोगों की शिकायतें आ रही हैं, इसमें ये सही बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने सही गंभीरता से अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कर लिया तो उसको फिर जीवन भर किसी की सर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, परिवार पहचान पत्र का डाटा, मेरे परिवार का जैसे डाटा नहीं, परिवार पहचान पत्र का डाटा, परिवार पहचान पत्र का डाटा तो 100% साउंड, उसमें कोई बात नहीं, हमारा सब कुछ उस डाटा का एक्सेस सरकार के पास है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, तो किसके पास रहना चाहिए? हम ये जानना चाहते हैं कि आम जन जो इस डाटा को लेकर चिंतित रहता है कि उसकी पर्सनल डिटेल जो है वो कहीं लीकेज ना हो जाए, उसको लेकर आपके क्या पैरामीटर्स हैं? नहीं, परिवार पहचान पत्र का डाटा व्यक्ति के अपने ऑन सिस्टम पर है। जब तक वो किसी दूसरे को उसका ओटीपी नहीं देता है, उसकी पूरी डिटेल कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। सरकार के पास उसका बैक एंड प्रोसेस है, ओनली फॉर स्टोरेज, फॉर द सिटीजन पर्पज ओनली। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डाटा सेफ और 100% प्राइवेसी है। सरकार इसे अपने निजी हित के लिए तो कहीं यूज नहीं क्या यूज करेंगे? आधार कार्ड का डाटा भी ऐसे ही, उसमें क्या कौन सा मिसयूज होगा? जब तक उसका ओटीपी कोई व्यक्ति नहीं देता है, जब तक उसका मिसयूज नहीं होता। लेकिन सरकार के पास डाटा जो है वो सुरक्षित रहे, यही आमजन चाहता है। आम जन का फायदा देने के लिए ये डाटा है, इसका कोई भी दुरुपयोग, चाहे सरकार हमारी हो, सरकार किसी की हो, वो इसका कभी दुरुपयोग करेगी नहीं। क्यों करेगी? सरकार को कुछ नहीं चाहिए, सरकार का बेनिफिट होता है डाटा, कुछ नहीं, नथिंग। चुनाव के दौरान पे सदुपयोग करेगी, क्योंकि ये पता रहे कि कितने कोई वोट किस कितनी एज ही के हैं, पब्लिसिटी किस कास्ट के करे, हैं। कितनी ही पब्लिसिटी करे, मशीन के पास आदमी जाता है तो सिर्फ उसका मन होता है, उसकी उंगली होती है। मशीनों को लेकर तो खैर अलग अलग ख्यालात लोगों के हैं, लेकिन फिलहाल बात प्रॉपर्टी आईडी की करते रहेंगे। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अमेरिका ने भी सराहा है, हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम को दुनिया सराहती है। उसी अमेरिका ने ये भी कहा है, उसी ट्रंप ने ये भी कहा है मेरा कि ईवीएम से चुनाव ना हो। आप इस पे चर्चा नहीं करें, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फैमिली आईडी पे बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन काफी लोगों की बंद हो गई है। किसी की नहीं। सर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, रोजाना खबरें आती हैं कि उन्होंने अपनी जो है ये जो परिवार पहचान पत्र था कहीं वो जमा नहीं किया, या उसमें आय जो है डाटा जो ऑपरेटर थे उन्होंने बढ़ा दी, वो कम नहीं हुई, या उसमें डिटेल ठीक नहीं थी, इसलिए पेंशन बंद कर दी। शुरू में इस तरह के प्रचार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कराए, उसका परिणाम ये हुआ कि तीसरी बार परिवार पहचान पत्र से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोगों ने 100% मोहर लगाई इस पर कि दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द स्टेट। लोगों को क्या बेनिफिट हुआ इससे? क्या नहीं हुआ? अंत्योदय की योजनाएं, कितनी सारी योजनाएं डिजिटल, एक क्लिक पर डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा मिलता है। आप ग्रामीण
आंचल में जाइए, आप उन बहनों से पूछिए उनको कैसे पैसा मिलता है। वो बहनें आप अभी विवाह 2100 रुपए का वेट कर रही हैं। विवाह सुकून योजना दे रहे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, हम दे रहे हैं, हम इस बजट में उस पे भी provision नियम आ रहा है। उस पे भी नियम और शर्तें लागू रहेंगी जो आपने चुनाव के दौरान नहीं बताई। देखिए, नियम और शर्तें जनता के अनुसार, सर, जनता ने जैसा मैंडेट, जिस स्मार्ट तरीके से आप लोग संकल्प पत्र में ये बातें कह रहे जाते हो कि ये योजनाएं हैं, प्रदेश की बहनों को लाभ मिलेगा, बाद में फिर ये बातें आती है जो हिडन रखी जाती है कि ये इतनी आय वालों को मिलेगा, इतने जो है व्हीकल उनके घर में होंगे या इतनी प्रॉपर्टी होगी उनको मिलेगा, तो ये नियम और शर्तें पहले ही बता देते तो बेहतर होता। जो योजना आ रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर चुके हैं, वो ऐसी योजना आ रही है कि आज तक हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी योजना, मैंने जो पूछा मैंने बता दिया, इधर उधर की कोई बात कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा सीधा सीधा सा आप बताइए ना, तो क्या क्या सभी प्रदेश की सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ? नहीं, कुछ तो आपको तय करना पड़ेगा क्राइटेरिया, तो वो तय बदल आप रहे हैं। संकल्प पत्र में कर लेते हैं। संकल्प पत्र में बेहतर होता लोग फिर सरकार चुनने में भी तय करते कि कौन सी नियम की सरकार चुननी है नहीं। सारे नियम और वो सारी चीजें आपको थोड़े दिन बाद पता लग जाएगी, जिस दिन डीबीटी से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसका पैसा देंगे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो था एक परिवार पहचान पत्र का पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट आप डिजिटल चीजों से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो आपसे संबंधित नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी, एक ऐसी कंपनी को काम दिया गया जो पैसा लेके खुद निकल लिए और बाद में लोगों को लाइनों में लगा दिया। आप जैसे जो लोग थे उन्होंने बड़े कैंप लगवाए, नगर पालिकाओं में कैंप लगवाए, पैसा किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया और प्रदेश की जनता और उन्हीं के लोग यानी कि भाई बंधु लोग जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनके टैक्स से तनख्वाह ले रहे थे, वो उन कामों में जुटाए गए, उन चीजों को सुधारने के लिए एक निजी कंपनी अपना उल्लू सीधा करके चली गई। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी गलत काम करती है तो उसका परिणाम उसके प्रति तो गलत ही होगा। किसी ने गलत किया है, मैं इस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, क्या एक्शन हुआ ये तो मैं इस पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी अगर गलत किया, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने अगर गलत किया तो उसका परिणाम भी गलत होगा। बात है सतीश जी, जानकारी नहीं है, बताना नहीं चाहते। नहीं, आपके पास समय कम है, आपने मुझे आधे घंटे का समय दिया है, किसी दिन आप पूरा बुलाएंगे तो मैं आपको प्रॉपर्टी आईडी को पूरी समझाऊंगा, लेकिन मैं इस पर इतना कहूंगा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को खुद गंभीर होना चाहिए, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसको सही तरीके से आपने बनाया, बनवाया, ठीक करवा लिया, कोई भी ऐसी चीज होगी उसके बाद जीवन भर आपको कोई आपका 50 गज का प्लॉट 500 गज का बना दिया, 500 गज का प्लॉट 150 गज का बना दिया, इसमें लोगों की कहाँ गलती है? मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज को बनाने में गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है। उसको जनता क्यों भुगते हैं? किसी निजी आदमी को करोड़ों रुपए दे दिए, वो कंपनी करोड़ों रुपए लेके चली गई, उसको फिर बाद में बाहर करना पड़ा, फिर से इन करना पड़ा। इसका जवाब हमारे विधानसभा में दिया जा चुका है। मैं समझता हूँ वहाँ यहाँ भी प्रदेश की जनता सुन रही है। वो जो चीज है, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता। पर्दा तो पहले से ही हट गई है प्रदेश में, तो किस बात का पर्दा? आप पर्दा हटाइए ना। नहीं, मैं उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूँ सर, आप स्टेट लेवल के कार्यकर्ता हैं। इसके लिए हमारे मंत्री जवाब दे चुके हैं, पिछले मंत्री जवाब, आप उसे रिपीट कर दीजिए। नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि मेरा डायरेक्ट संबंध प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका संबंध परिवार पहचान पत्र से है। राजरानी मल्होत्रा, चर्चित चेहरा, शायद नाम सुन के आप सवाल समझ गए होंगे। क्या इशू था? जनता ने चुना, कितने वोट से? आप परसेंटेज ऑफ वोट देखिए, जीत का मार्जिन देखिए, फरीदाबाद का जीत का मार्जिन देखिए। सतीश खोला जी, आप डाल हम बात मुद्दे की बात, राजरानी मल्होत्रा का बीसीए का क्या इशू था जो जगह जगह पर क्या होता है? क्या खेल क्या है इसमें? किस चीज का? क्या कोई इसमें लोचा है? क्या ये जो कास्ट वाला मामला है ये फैमिली आईडी से भी जुड़ा होता है और उसके बाद जो है फैमिली आईडी के आधार पे ही जो है कास्ट का जो प्रमाण पत्र है वो बनता है? कोई व्यक्ति अपनी फैमिली आईडी में अपनी जाति का विवरण को देता है, उसका हमारा पटवारी स्थानीय स्तर पर एक और अधिकारी उसको वेरीफाई करते हैं। कोई भी मुद्दा या कोई भी विषय बढ़ाने का राजनीतिक उसका कोई मतलब नहीं है। और भी अन्य 3 लोग राजनीतिक सबका बनता है, आप बनवाइए, आपका बनेगा। आप रवि यादव है,
आप अभी तुरंत करिए, पटवारी वेरीफाई करेगा आप बीसीबी ओबीसी क्रिमिनल में है या नहीं है, तुरंत आपकी सारी चीजें आ जाएगी। तो क्या मेरे को बीसी Open एनएससी में भी document। शामिल किया जा सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यही आरोप लोगों का है। नहीं, नहीं, क्या आरोप ये के साथ- संभव था या नहीं था, हम आपसे ये नहीं, समझना चाह रहे हैं। 100% गलत है। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें जिन लोगों ने भी अपनी सर्टिफिकेट बनवाई है वो 100% वेरीफाई करते हैं, 100% दुरुस्त है। सरकार की तारीफें करना, उनके मंसूबों पे खरे उतरना, ये नेताजी की मजबूरी हो सकती है। आपका राजनीतिक सफर हजका पार्टी से शुरू हुआ, जब कांग्रेस से बागी होकर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित पार्टी बनाई। उससे पहले आप बिट्स पिलानी में थे और वहां से राजनीति में आए। कैसे मतलब राजनीति में एंट्री की मैं और कहाँ ये थोड़ा टेस्ट लगा आपको? मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और बहुत गरीब परिवार से आया हूँ। मेरी लेकिन अब धनाढ़ है। मेरी जो एजुकेशन है वो गांव की है। उसके बाद मैंने झज्जर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद में बीआईटीएस प्लानिंग में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ 2 सिस्टम से एडमिशन होता है, एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, एक अगर आप बिट्स के कर्मचारी बन जाते हैं तो वह डिप्लोमा के आधार पर वहाँ का कर्मचारी हुआ और उसके आधार पर हायर एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन की। उसके आधार पर फिर मैंने वहाँ से डिग्री और पोस्ट डिग्री की। उसके बाद काफी साल वहाँ नौकरी करने के बाद, एजुकेशन पूरी होने के बाद में हमने गुड़गांव की तरफ रुख किया। मेरा छोटा भाई बिल्डिंग मटेरियल और इसके बिजनेस में था, तो उसका हाथ बढ़ाने के लिए मैं भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के इधर आया। उन दिनों क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी मेरा इंटरेस्ट था, तो हमने गुड़गांव में अपना इस तरह का काम शुरू किया। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था जो रियल एस्टेट में काम करते थे, बिल्डर भी थे, डेवलपर भी थे। उन लोगों का हेल्पिंग हैंड के तौर पर, कोई डायरेक्टली मेरा किसी के साथ कोई कमीशन से संबंधित नहीं रहा, कंसल्टेंसी के रूप में हमने लोगों के साथ काम किया। उससे जो हमारी गरीबी थी वो दूर हो गई। वो दूर हुई और किसी एक स्तर पर आकर के, क्योंकि छोटे भाई का भी बिजनेस था, तो एक स्तर पर आकर के हमने अपने आप को, परिवार को स्टेब्लिश किया। हमारी माताजी बचपन में चली गई 2006-7 में। उनकी हमने माताजी की स्टेचू लगाने की बहुत सालों से बड़ी इच्छा थी। पिताजी ने कहा भाई स्टेचू नहीं है, तो हमने उनकी स्टेचू लगानी थी। मेरा ओन डॉक्यूमेंट नाम सतीश यादव, सतीश कुमार, सतीश यादव दोनों इसमें थे। स्वामी सन्नानंद जी हमारे गुरु जी थे, गौरवती आश्रम वाले, जो अब नहीं रहे। नहीं, उनको श्रद्धांजलि है। माता जी की स्टेचू लगाने के लिए हमने गांव में पंचायत की। स्वामी जी ने कहा एक बार पंचायत कर लो, सारे गांव का एक इकट्ठा सा काज टाइप का। हमने गांव में जाके दोनों भाइयों ने पंचायत की। पंचायत में काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो हमने एक प्रपोजल रखा, वही हमने ये माता जी की स्टेचू लगाने है, तो सारा गांव इसमें सबकी हम वो करना चाहते हैं। कई तरह के लोग होते हैं गांव में, सबने अपनी अपनी राय रखी, भी आप ठीक ठाक हो गए हो तो इसको 2 गांव, जैनाबाद और ढीना, छोटा भाई बड़ा भाई, इसको कर लो। किचन का साथ में कवाड़ी भी जोड़ लो, वो भी हमारा। आपने अपने खेत में वो कार्यक्रम किया था, कुलदीप बिश्नोई आए। 2-3 लोग गांव का हुआ, किसी ने कुछ कहा, ऐसे करके उस क्षेत्र में 31 गांव खोला गोत्र के हैं। तो वहाँ गांव ने कहा भी सारे खोला गोत्र को इकट्ठा करके और आप थोड़ा सा इस कार्य करो। हमने कुछ, क्योंकि सब कुछ हमने पंचायत में खोला, तो ये स्वामी शरणानंद जी की भी इच्छा थी कि सब लोगों को उसमें इकट्ठा किया, तो गांव की बहन बेटियों को भी उसमें बुलाने का सिस्टम हो गया। गांव ने उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। हम बैक एंड पर, वो 2 एकड़ का ग्राउंड था, माता जी की स्टेचू लगानी थी। उसमें हमारे पुराने कुछ मित्र थे जो नौकरी के समय, व्यापार के समय में, वो भी सारे लोग, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग भी उसमें जिनके साथ मित्रता रही, वो सारे आए। स्वामी जी उस कार्यक्रम को हेड कर रहे थे। आज की उसमें देखें तो वो संख्या 20,000 होगी, लेकिन उस समय लगता था लाखों आदमी होगी। वो सारा भर गया। भरने के बाद वो स्वामी जी ने अपने मुंह से कहा कि आज से मैं इसका नामकरण सतीश खोला करता हूँ, आज से इसको सतीश खोला के नाम से। वो जो कार्यक्रम था वो था तो सामाजिक, जिसमें किसी पार्टी वार्टी, सब पार्टियों के लोग जहाँ से हमारी दोस्ती थी वो सब आगे थे,
लेकिन उस दिन से एक राजनीतिक पदार्थ स्वामी जी के हाथों से पगड़ी बना करके सतीश कोड़ा हो गए। लेकिन ये तो पहले से तय था कि कुलदीप बिश्नोई उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। नहीं, कोई कुलदीप बिश्नोई नहीं आया, तो कोई था ही नहीं उस कार्यक्रम में। कोई लेकिन आप टच में थे कुलदीप? नहीं, कोई लेना देना नहीं था उस पहला जो कार्यक्रम था उसका कोई लेना देना। कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम होने के बाद में अगले दिन ओम प्रकाश चौटाला जी जो स्वर्ग में है, उनका टेलीफोन उन्होंने कहा भाई सतीश कोड़ा होना, अरे भाई कल का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, तो बधाई देने के लिए फोन किया, कभी दिल्ली आओ तो मुझसे मिल के जाओ। मैंने ऐसी चर्चा की तो बोली ठीक है, आप मिल जाओ। मैं उनसे मिलने चला गया 11 महीना बाद में, तो सर्दियों का समय था। उन्होंने कहा कि भाई आप राजनीति में आइए, मेरा तो कोई ऐसा है नहीं, तो नहीं आप हमारी पार्टी में शामिल हुई और जगदीश यादव हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप उनसे संपर्क करिए। तो मैंने कहा जी मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, वो बात खत्म हो गई। 1 साल निकल गया, कुछ दिनों के बाद अगली उसका माता जी की बरसी का समय आ गया, तब तक कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी से बागी हो गए थे। कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, वो कांग्रेस के सांसद थे। इन बिटवीन उन्होंने एक रेवाड़ी में रैली करनी थी एज ए बागी कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस एमपी। राजेंद्र ठेकेदार जी भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी हमारे अच्छे जानकार और अच्छे मित्र थे। वो भी कई सारी पार्टियों से होकर के नए रास्ते की तलाश कर रहे थे। संयोग से वो भी कुलदीप, मैं भी उनसे मिलने चला गया कुलदीप जी से, ऐसे ही रूटीन की वो दोनों मिल गए। उन्होंने कहा यार आप मिलकर के मेरा कार्यक्रम कराओ। तो पहला कार्यक्रम मैंने और राजेंद्र ठेकेदार जी ने रेवाड़ी में माता जी की बरसी से पहले थोड़े से दिन पहले हमने कर दिया। उसमें अच्छी संख्या आई, वो एक राजनीतिक रूप से तब आप एक्टिव हो गए। गए। हजका में सतीश कोड़ा थोड़े टाइम रुके और फिर इनेलो में आ गए और 2009 में चुनाव लड़ लिया कोसली से। 2009 में कुलदीप जी की और मायावती जी की पार्टी का समझौता हो गया। उस समझौते में क्योंकि परिसीमन हो गई थी और कोसली विधानसभा सीट नहीं बनी थी, तो उसमें समझौते में कोसली सीट मायावती जी के बसपा के कोटे में चली गई, तो मेरे पास थी नहीं। लेकिन उससे पहले ये तय हो गया था कि हमने चुनाव लड़ना है, तो हम अपनी निर्दलीय हजका छोड़ दी थी कि जब समझौते में सीट ही चलेगी तो फिर हम बसपा से तो लड़ेंगे। तो हमने निर्दलीय की अपनी तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही निर्दलीय की तैयारी हुई, फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी का मेरे पास सीधा फोन आया। इन द मीन टाइम जगदीश यादव जी जो उनके जिला अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ चुके थे या पार्टी छोड़ने की तैयारी 1-2 दिन की कुछ थी। उन्होंने कहा एक बार मेरे से मिला करके। मैंने कहा जी बोले भाई हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। टिकट के बारे में लोग कहते हैं कि आपको पैसे देते हैं, आगे ऐसा नहीं, आपने सुना होगा, आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करिए, आप मेरी पार्टी में आपको चुनाव लड़वाऊंगा। मैंने कहा जी स्वामी जी, तो स्वामी जी से मैंने टेलीफोन पे माननीय चौटाला जी की बात करी। उन्होंने कहा स्वामी जी इसको आशीर्वाद आपने दे रखा है, हम भी इसको आशीर्वाद देंगे। फिर हमने अगले दिन पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़े। दुर्भाग्य से टिकट मेरे पास थी, लेकिन इनर लोग के सारे लोग कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ थे। चुनाव के समय में कुछ ऐसा समझौता हुआ। ये 2009 की बात। 2009 आप देखते देखते फिर 2011 में इनेलो से विदाई ले गए। नहीं, 2009 में मैंने चुनाव लड़ा, मैं तीसरे स्थान पर रहा। उसके बाद उस चुनाव में जो एक्टिविटी हुई उससे मुझे ठेस पहुंची। लोकल पार्टी का मुझे ठीक लगा नहीं, तो मैं जाकर के उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं काम कर पाऊंगा, मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जाए तो किसी नेशनल पार्टी में जाए, आपने क्षेत्रीय पार्टी देखी, इस क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी में जाएंगे तो भी क्षेत्रीय पार्टी में तो इसी तरह का होता है और मैं आपको पसंद करता हूँ, इसलिए आप जिनके साथ भी रहो लेकिन नेशनल पार्टी। सुधा यादव जी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। कृष्णपाल जी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, वो मुझे पार्टी में 2011 में। सतीश कोड़ा इतनी एक्टिव कैसे थे? 2011 में भाजपा में आए, 2012 में जिला अध्यक्ष बन बैठे, जबकि ये परिपाटी भाजपा में होती नहीं इतनी जल्दी जिला अध्यक्ष बनाने की। देखिए 2010 उस कला के बारे में जरूर बताइए। 2010-11 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में छोटी पार्टी कहते थे लोग, और
चुनाव के समय में वोट भी कम आती थी। मेरे सामने भी जो बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा, उसकी 3,000 4,000 वोट आई। तो ऐसा ही होता था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कम उस पर थी, राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति कर रही थी, क्योंकि जब राजनीति में आई गई थी तो कांग्रेस और बीजेपी कोई पार्टी तीसरी पार्टी थी नहीं। जब सुधा जी ने कहा कि आपको उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, कृष्णपाल जी मुझे आकर के शामिल करके चले गए। जैसे ही मैं आया, लक्ष्मण यादव जी जो रेवाड़ी से विधायक हुए हैं, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उनसे मेरी पुरानी मित्रता था। जब मैं राजनीति में आया तो हमारी इस दोस्ती राजनीति सीरीज में आप 2-3 लोगों को छोड़ गए, रोहतास जी सोना से, जयप्रकाश लोहारू वाले, गोपाल कांडा सिरसा वाले, ये आपकी एक टोली का हिस्सा थे। हाँ, जब हम काम करते थे तो ये सब लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते थे, तो हमारा इनके साथ सीधा संबंध था, आज भी है। वो एक अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबका अपना अपना सिस्टम रहा होगा, आज भी है। तो लेकिन 2014 से 24 3 चुनाव आप भाजपा में आए हुए। 14 वाला हुआ, पहले मोदी जी आए और आपने उस रैली के दौरान भी आप जिला अध्यक्ष थे, जो पूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी में हुई थी, और उसके बाद जो है विधानसभा हुआ, फिर 19 हुआ और 24 हुआ। सतीश खोला जी के दिल के अरमां दिल में ही रह गए कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई। उसकी वजह क्या है? दिल में टीस तो होती होगी कि मैं अगर विधायक बनता तो मैं मंत्री होता तो क्या करता। नहीं, देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो रहती है जो राजनीतिक कार्य करता है, मेरी भी है। विधायक बनने की इच्छा तो आज भी, बनूंगा भी, निश्चित तौर पर बनूंगा। मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे एक न एक दिन को टिकट देगी। लेकिन आपने तो, मैं बीच में टोक रहा हूँ माफी के साथ, कि 2024 में बागी होके ये ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। गर्म तो हुए आप, लेकिन ठंडे भी फटाफट हो गए। वो वजह क्या थी? इतने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संस्कार अब भारतीय जनता पार्टी के हो। परिवार में कोई बात इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब परिवार का मुखिया, परिवार का बड़ा कोई जब डांटता है, प्यार से बात करता है, कौन था वो मुखिया, नाम बताइए। समय तो बताएंगे। सतीश खोला जब भाजपा में थे 2014 के बाद सरकार बनी, अपने ही लोगों से टकरा रहे थे, भाजपा के नेताओं से टकरा रहे थे, आरटीआई लगा रहे थे, रोजाना झंडा बुलंद रखते थे। वो अंदर का जो जज्बा था, वो भगत सिंह वाली बातें थी, वो ठंडे क्यों पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी की हमारा हमारे मित्र हैं, मैं उनका नाम भी कभी बताएंगे। जब मैं जिला अध्यक्ष था, ये सारी चीजें जब हम सक्रियता से कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छे कार्यकर्ता है, दीवार से टक्कर क्यों मारते, आप पार्टी के सिस्टम में रहकर काम करिए। हमने उनकी बात को माना। पिछले 10 साल से आज इस स्तर पर है कि मैं पूरे हिंदुस्तान भाजपा का वो कार्यकर्ता हूँ जिसने एक स्थान पर बैठ करके डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो पार्टी के पद पर था, जिस सरकार के पद पर था, 1 लाख से ज्यादा परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मैंने अपने कार्यालय से दिया। ऐसे किसी भी कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा है छोटा है, ऐसा आज तक किसी कार्यकर्ता, सरकार का सिस्टम है, सरकार की चीजें फिर हैं। भी सरकार की नजर आप पे पड़ी नहीं, कोई बात कि नहीं, वो हीरे की परख क्यों नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, समय रहेगा। मलाल तो होता होगा। होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब दूसरी चीजों को देखते हैं कि जिम्मेदारियां पार्टी में मैं ऐसा जिला अध्यक्ष रहा पूरे हिंदुस्तान में जो पार्टी में आया और 6 महीने बाद ही उसको जिला अध्यक्ष बना दिया। वो आपकी स्मार्टनेस थी। नहीं, स्मार्टनेस नहीं, ये कार्यकर्ता की पहचान। लेकिन अब पिछले 3 चुनाव से वो कार्यकर्ता की पहचान क्यों नहीं हो पाई? टिकट नहीं मिलने का मलाल तो हो सकता है, लेकिन जो मान सम्मान, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, व्यापारिक रूप से भी मैंने सतीश जी एस्टेब्लिश किया, वो आते लेकिन थे। राजनीतिक कार्यकर्ता, आज आप धनाढ़ परिवार से आते हैं, आज आपका अपना वजूद है, कार्यकर्ता के तौर पर जो मान सम्मान राजनीति में आना, पार्टी ने चुनाव लड़ना ही उसका दिया, मकसद होता है। जो मान सम्मान एक कार्यकर्ता को पार्टी दे सकती है, पार्टी, मैं समझता हूँ मैं आज उस अग्रणी करती हूँ। तो फिर क्यों नौबत आई कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने की, मैं चुनाव जो है गारंटी से लड़ूंगा? अगर इतनी वफादारी और इतना डेडिकेशन पार्टी का आपको नजर आ रहा था, तो आप चंद सेकंडों में बागी क्यों हो गए थे? नहीं, बागी नहीं,
अपनी बात कही और उसके बाद फिर मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने आपने कहा सच था- बोला है, अगर सच बोलना यदि बगावत है तो फिर आप बागी ही ठीक थे। उसके बाद मेरे को हमारे दिल्ली से टेलीफोन आया, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी रास्ता- में रास्ता कैसे नेता बदलेगा? कहते हैं हम सच बोलेंगे, बताओ ना किसका फोन था, क्या कहा, कौन सी मजबूरियां भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का मेरे पास अपनापन करके छोटा भाई मानता हूँ, रास्ता नहीं भटकना है, समय पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, समय जरूरी 29 नहीं है। में नहीं, हमेशा रहेगी पार्टी कब पूरा आप करती नेता है। कब बनेंगे? नेता मैं आज हूँ, पहले भी था, आगे भी रहूंगा। आप नेता की पहचान क्या करते हो? किसी जो भी विधानसभा में बैठे जनता की बातों को उठाए। नेता वो जिसके कार्यालय पर रोज सैकड़ों लोगों का आवागमन हो, और वो आवागमन टेम्परेरी नहीं है, उस और उसकी क्वालिटी चेक करिए, और जिस मन से ये बिल्कुल अच्छी और बात जिस है। भाव से हम इस माताएं बात को मानते बहनें हैं कि आकर लोग के आपके दरवाजे अकेले आते हैं और उनकी मेरे- समस्याएं हल होती हैं। मेरे ही दरबार में नहीं, मेरे ही दफ्तर पर नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं उनके पास ही जाता हूँ, और जिस मन और जिस भाव और आदर और प्रेम से माताएं बहनें मेरे पास आती है, वो आदर भाव भाजपा ने नहीं दिया आपको। भाजपा का नहीं देती तो मुझे कौन पूछ रहा है? दिया। पटका जो भाजपा का है, जब मैं उसको उतार दूं तो कौन पूछता है? बेहद शुक्रिया सतीश जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश खोला जी, जिन्होंने कोऑर्डिनेटर के साथ साथ जो है एक नेता वाली क्वालिटी ज्यादा दिखाई और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, शायद इनका फ्यूचर जो है और ब्राइट हो। जल्दी फिर नई किसी शख्सियत के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।